पैनिक बटन। देखो एक चीज़ समझो, हम लोग का फंडा क्या है, हम लोग का फंडा ये है सबसे पहला कि भाई हमने जो भी स्टॉक्स खरीदनी है, एक तो हमने लॉन्ग टर्म व्यू के साथ लेनी है, दूसरी हमने फंडामेंटली अच्छी स्टॉक्स लेनी है जिसकी हमें पूरी स्टोरी पता है कि उसमें क्या होने का है, मतलब हमारे एंड से हमें पता है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसको करेक्ट वैल्यूएशंस पे लेना है, ठीक है। तो बट से फॉर एग्जांपल हमने अच्छी कंपनी खरीदी है और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी है, तो एफ भी कितने दिन बेच लेंगे, एफ थोड़े दिनों बाद वापस खरीदेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना बाद वो लोग खरीदेंगे वापस। इन द मीन वाइल डी के पास भी पैसा है, रिटेल के पास भी पैसा है, सारे के सारे अभी बाइंग तो होगी, राइट। और इतने नीचे अगर स्टॉक्स आ जाएंगे तो बहुत ल्यूक्रेटिव हो गए हैं, तो यहाँ से खरीदना इज़ अ गुड आइडिया। अगेन जैसा मैंने लास्ट वीक आप लोगों को सजेस्ट भी किया था, जिसको खरीदना है अभी अच्छी कंपनीज को लॉन्ग टर्म होराइजन एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 1 साल का एक होराइजन लेके चलो और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदो, सो दैट बढ़िया कॉस्ट में मिल जाएगा और उसमें रिटर्न्स आपको कंपैरेटिवली अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर सितंबर के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था, दशहरे के नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली थी तो ताबड़तोड़ धुलाई हुई थी एक दिन में ही, मतलब कितना बड़ा गेम चेंजर हुआ था चीज़। बट ऑल्दो नेक्स्ट डे और बहुत अच्छे से मार्केट रिकवर भी कर गई, बट यहाँ ठीक है, थोड़ा लास्ट 4-5 दिनों से ये चल रहा है तो ठीक है, ये चलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आइडिया है कि पैनिक नहीं होना है, ठीक है। पैनिक वाला जो बटन है ना वो पूरा गायब कर देना, पैनिक होना ही नहीं है, किसी भी हाल में पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो रहे हो तो मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कौन सी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि अगर आपको आपकी स्टॉक्स गिर रही है और आपको पैनिक हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि यार ये तो इतनी गिर गई है, इतनी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे प्राइस आएगा इसका, मतलब है कि आपको आपके कंपनी, आपने जो कंपनी का जो पोर्टफोलियो में स्टॉक डाला है आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया, आपने उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं करा है। क्योंकि आप अगर रिसर्च करके जिस कारण से लोगे, अगर तो वो कारण है तो एक अलग बात है जिसके कारण स्टॉक गिर रही हो, अभी तो ओवरऑल मार्केट गिर रही है और उस कारण, वो कारण क्या बंद हुआ है, नहीं हुआ है। कोई अपना कोई पावर सेक्टर का जो इतना सारा अपना गवर्नमेंट का जो 500 गीगावाट का टारगेट है, क्या गवर्नमेंट में ने कम कर दिया, क्या नहीं किया। अपना ईवीज का जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो क्या गवर्नमेंट ने कम कर दिया, नहीं किया। अब और जो गवर्नमेंट के इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वाटर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने उनको विड्रॉ कर लिया है, नहीं, उनको नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने का, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म एक वॉलेटिलिटी है। और ये एक शॉर्ट टर्म समझो मार्केट डाउन रहने वाली है थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिन हो गए हैं, शायद थोड़े दिन और रहे वर्स्ट केस में, तो ठीक है। अपने को तो खाली ये टाइम निकालना है, और हमने अगर अच्छी कंपनी खरीदी है, अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खरीदी है और मैंने अच्छे से पढ़ के ली है और मेरी वैल्यूएशन करेक्ट वैल्यूएशन पे मैंने लेके रखी है, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है ना। मेरे को तो पता है कि 3 साल तक थोड़ी ना ये यही भाव चलता रहेगा, या 1 साल तक भी थोड़ी ना ये भाव चलता रहेगा। अभी हम लोग देखो, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, हम लोग जब जून का फॉल हुआ था, जून 4 वाला फॉल हुआ था, उस समय हम लोग को अभी इस फॉल के स्टार्ट होने के पहले किसी को याद भी था क्या कि जून 4 का फॉल आया था इतना बड़ा? नहीं, क्योंकि बहुत फास्ट रिकवरी हो गया। एग्जैक्टली सेम लास्ट ईयर जो सितंबर में जब दशहरे के नेक्स्ट डे हुआ था, तो उसमें उसका याद था क्या? मैं अगर अभी नहीं याद दिलाता तो बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं आता, राइट। तो क्या होता है, ये सब शॉर्ट टर्म के जो मार्केट में वोलेटिलिटीज आती है, मार्केट में कुछ कुछ चीज़ें होती है, तो उसके कारण अपना माइंड फ्रेम को, अपने माइंड सेट को चेंज नहीं होने देना है किसी भी हाल में। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर देखो इतनी मार्केट इतनी गिर रही थी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि इंडिसेस ज़्यादा गिर रहे हैं, पोर्टफोलियोज कम गिर रहे थे। बट आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि इंडिसेस तो गिरे ही, बट स्टॉक्स और भी ज़्यादा गिरी, काफ़ी मतलब ब्रूटल तरीके से आज स्टॉक्स गिरी हैं। बहुत सारी स्टॉक्स ऐसी हैं जो जो ब्रूटैलिटी के साथ जिनका सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो बट क्या है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न मेरे को पता है, मैंने जो भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डाल के रखी है उसकी स्टोरी मेरे को पता है कि वो किस स्टोरी के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो भी इवेंट्स हो रही है, ये चाइना के कारण बेच रहे हैं, ईरान, इसराइल और इराक भी आ गया और हिजबुल्ला भी आ गया और ये हमास आ गया, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का एक डिस्ट्रैक्शन है। जो जब ये चला जाएगा और फिर अच्छे से वापस बाइंग आ जाएगी, फिर मार्केट अपने से ऊपर चली जाएगी, तो उस समय याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, इसीलिए अपने को पैनिक नहीं करना है, ये अपना सबसे बड़ा एक वो होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। हिस्टोरिकल पी को अगर देखोगे तो निफ्टी 50 आज बंद हुआ 24,795 पे, ईपीएस है 1055। अच्छा, आज का जो वैल्यू है और जो आज का पी है, एक्चुअल में आज का पी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पी मतलब इन जनरल, बिकॉज लास्ट क्वार्टर का पी है ये तो जून क्वार्टर का पी है, जबकि सितंबर क्वार्टर खत्म हो चुका है, राइट। तो उस लास्ट जून क्वार्टर के पी में अगर अपने देखें तो 53 का पी है, सॉरी 23.5 के करीब का पी है अपना निफ्टी का। और 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर अपने देखे, अज्यूमिंग के 15% का अपने को ग्रोथ मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर को अर्निंग्स में, 15% का ग्रोथ मानते हैं तो 20 का पी है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं अपने, तो करंट पी इज 23.5 और 1 ईयर का फॉरवर्ड पी कंसीडरिंग 15% का ग्रोथ रेट इज 20.43। ठीक है, अच्छा अब अपने कंपेयर करते हैं पिछले सालों के पी से। अगर 3 साल का मीडियन पी देखे तो 22 है, विच इज मोर देन 1 ईयर फॉरवर्ड पी। 5 साल का अगर मीडियन पी देखे तो 23 है, जो ऑलमोस्ट अभी का करंट पी के बराबर है। और 10 साल का देखे तो 23.5 है, जो अभी वाले से भी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर कोई ये बोलता है कि भाई ये जो लास्ट मीडियन 5 ईयर और 10 ईयर जो मैं कंपेयर किया हूँ, वो मैं डायरेक्टली अभी के पी से किया हूँ, फॉरवर्ड पी से भी कंपेयर नहीं किया हूँ, तो वैल्यूएशन यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का करंट पीई इज 14.4। 1 ईयर फॉरवर्ड का पी अगर अपने देखें तो इट शुड बी मोर, आई थिंक। मीडियन पी अगर अपने देखते हैं तो 16 है 3 साल का, 5 साल का 5 है, सॉरी 5 साल का 20 है और 10 साल का 23.6 है। तो ये अपने डायरेक्ट ही देखते ना, मेरे तो अभी भी कम है पी, इफ यू कंपेयर इट विद द मीडियन पीज ऑफ 3 इयर्स 5 इयर्स एंड 10 इयर्स, तो हमको तो अभी भी वैल्यूएशन, जबकि हमारे बैंक्स ऑल टाइम अभी भी एवर सबसे बेस्ट बैलेंस शीट्स अभी बैंक्स की है एट दिस जंक्चर, फिर भी हम लोग को सब पिछले 10 सालों के मीडियन से भी कम पी मिल रही है। तो यहाँ पे कितना बड़ा वैल्यूएशन गैप है जिसको भरा जाएगा। मतलब आप लोग सोच नहीं सकते हो, जब इन सब एरियाज में रैली आएगी ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया ये, कि इतने इतने कैसे भाग गए स्टॉक्स। ठीक है, निफ्टी मिड कैप 100 अगर देखेंगे तो 43.81 का पी है अपना। ठीक है, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखे तो 36 का है। यस, इसमें अपने बोल सकते हैं कि मीडियन पी ऑफ 100 ऑफ 3 इयर्स इज 24.7, जबकि फॉरवर्ड इज 36.5, ये 25.1, ये 36.5 और 10 इयर्स का मीडियन है 28.8 और ये है 36.5। अब देखो इसमें वैल्यूएशन इंडिसेस लेवल पे आपको दिख रहा है, बट ये जो निफ्टी मिड कैप 100 का आप पूरा स्टॉक्स का कंपोजिशन देखोगे ना, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो स्टॉक्स है वो इतनी ज़्यादा भागी हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, और वो एक्चुअल में मिड कैप स्टॉक कहलाने लायक भी नहीं है। लाख लाख करोड़ तक में इनके मतलब 50,000 करोड़ के अपवर्ड्स में ही है सारी की सारी कंपनीज। तो मतलब जब ये इंडिसेस का रीजिक होगा तभी समझ में आएगा इसका क्लैरिटी। ये तो पूरा मेरे तो ऊपर से ही निकलती है ये वाली जो इंडिसेस की इनकी कंपोजिशन है। निफ्टी स्मॉल कैप अगर देखें तो फॉरवर्ड पी है 29 का, अभी मीडियन 3 इयर्स का मीडियन पी इज 25, 5 साल का मीडियन पी इज 28 एंड 10 साल का मीडियन पी इज 32। ठीक है, तो भी बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। स्मॉल कैप में भी उस हिसाब से कोई ज़्यादा वैल्यूएशन अभी नहीं लग रही है। यस, सीधा चीज़ ये समझो, मिड कैप स्मॉल कैप में आप मान सकते हो कि काइंड ऑफ ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड भी बहुत सारी कंपनीज है इस सेक्टर में, और यहाँ पे ओवर वैल्यूड भी कंपनीज बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें तो निफ्टी का प्राइस टू बुक वैल्यू करंट इज 3.8, 3 साल का मीडियन इज 4.2, 5 साल का मीडियन इज 4.1 एंड 10 साल का मीडियन इज 3.6। तो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है प्राइस टू बुक वैल्यू में। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो 2.3 का प्राइस टू बुक है, जबकि मीडियन फॉर 3 इयर्स इज 2.8, मीडियन फॉर 5 इयर्स इज 2.8 एंड मीडियन फॉर 10 इयर्स इज 2.8। तो यहाँ पे भी अंडर वैल्यूएशन है। तो बैंक निफ्टी तो पी और पीबी दोनों की तरफ से अंडर वैल्यूड है। ठीक है, हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के हिसाब से। निफ्टी मिड कैप 100 अगर देखोगे
तो प्राइस टू बुक इज 5.4 अभी, median for 3 years is 3.4, median for 5 years is 3.2 and 10 is 2.6। तो मतलब यहाँ पे अपने को क्लियर थोड़ा बहुत लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन आई है। स्मॉल कैप में देखोगे तो 4.1 इज द प्राइस टू बुक, 3 इयर्स का पीबी इज 3.6, 5 इयर्स का 3.4 एंड 10 इयर्स का 2.1। अब देखो इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। इसमें प्राइस टू बुक में हम लोग को अभी जब सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तब जब हमारी जो फ्रेश बुक वैल्यू निकलेगी ना, वो वाला बुक वैल्यू यहाँ पे आएगा, तब ये एक रियलिस्टिक फिगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी प्राइस टू बुक वैल्यू को अपने एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, बट पी को अपने सीधा सीधी समझ सकते हैं। तो पी में कहीं पे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं दिखती है। फाइनली हिस्टोरिकल रिटर्न्स का अगर बात करो तो देखो फर्स्ट टेबल में मैं दिखा रहा हूँ कि रिटर्न्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स फ्रॉम 31 दिसंबर 96 टू 7 अक्टूबर 21, 24 साल का ये पीरियड है। इसमें निफ्टी का CAGR है 14.17% एंड NSE 500 का ग्रोथ है 15.25%। ठीक है, CAGR का। और लास्ट 3 साल में निफ्टी ने CAGR दिया है 13.31, विच इज लोअर देन लास्ट 24 साल का जो एवरेज CAGR है। एंड NSE 500 का रिटर्न है 16.44%, विच इज अ लिटिल बिट हायर देन दी NSE 500 का लास्ट 24 ईयर्स का एवरेज CAGR। ठीक है, तो उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे भी कोई कंपैरेटिव वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं दिखती है। ठीक है, तो देखो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये कोई आप लोग जो पैनिक करने का यहाँ पे देयर इज नो रीजन टू पैनिक। चिल करो, जो स्टॉक्स आपकी है, आपको पता है अगर कि आपने रिसर्च करके बढ़िया से अच्छे तरह से रिसर्च करके फंडामेंटली अच्छी कंपनी को खरीदा है, और आपका एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग का एक लॉन्ग टर्म पीरियड का एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, तो फिर और कंपैरेटिवली करेक्ट वैल्यूएशंस पे आपने लिया है, तो फिर आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई शेयर किसी ने शेयर 1100 रुपये में टाटा मोटर लिया होगा। देखो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो किसी ने 1100 में टाटा मोटर लिया हुआ, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नीचे की तरफ आया है, इसको वापस ऊपर जाना ही है अल्टीमेटली, क्योंकि लॉन्ग टर्म का स्टोरी है और कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, तो फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बट हाँ अगर किसी ने 1100 में लिया तो थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन था कि शायद 1100 में नहीं भी लेने से कोई खास वो नहीं होता, बिकॉज मतलब मेरा जो बाइंग किया हुआ है बहुत लोअर वैल्यू का किया हुआ है, तो मेरे को तो और ज़्यादा लेने का कोई वो नहीं रहता है, बट स्टिल। तो अगेन अपना फंडा क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, अच्छा कंपनी लेना है, और अभी का जो सिनारियो है छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट को बांटना है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लेना है, अच्छा कंपनी लेना है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द फंडा गोइंग फॉरवर्ड, और पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान चाहेगा तो शायद कल से ही मार्केट ऊपर की ओर चल पड़ेगी और कल ऐसा ब्लड बाथ शायद ना हो।